उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब पुलिसकर्मी किसी अपराधी का एनकाउंटर कर रहे हो या फिर उसकी गिरफ्तारी के लिए गए हो तो उसी अपराधी ने ही उन पुलिसकर्मियों का ही एनकाउंटर कर दिया हो। लेकिन विकास दुबे नाम के इस काले अध्याय ने इसी प्रकार से इतनी दुर्दांत तरीके से, इतनी बर्बरता के साथ 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। ऐसे में दोस्तों इस विकास दुबे नाम के काले अध्याय का पटाक्षेप समीप आ ही रहा था और यूपी एसटीएफ के अधिकारियों ने इसका अंततः आज सुबह एनकाउंटर कर ही दिया और इसको मार गिराया। ऐसे में दोस्तों सबसे ज्यादा राहत की सांस उन परिवार वालों ने ली होगी जिन्होंने अपनों को खोया है और मुख्य रूप से उन 8 पुलिसकर्मियों के परिवारजनों ने प्रसन्नता होगी उनके भीतर और इसी के साथ साथ उन्होंने राहत की सांस ली होगी कि कम से कम उन्हें इंसाफ मिला। लेकिन जिस प्रकार से इसके 5 गुर्गे भी अब मारे गए हैं और विकास दुबे जो कि मुख्य आरोपी था वो भी मारा गया। ऐसे में दोस्तों अब इस इन्वेस्टिगेशन की ये जो जांच होनी थी ये अब किस दिशा में जाएगी और इसकी दशा क्या होगी, इसी बारे में दोस्तों आज की ये वीडियो है। ये जानना बहुत ही रोचक होगा कि अब ये इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाती है दोस्तों। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से देखिए, पूरा देखिए और चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों कल जो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब आज सुबह उसको कानपुर ले आया जा रहा था, उसके बाद रास्ते में ही कानपुर की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व ही उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। Suddenness. The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. दोस्तों वैसे तो इस देश में 70 के दशक के बाद से ही अपराधियों पर राजनीतिक संरक्षण और बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो सपोर्ट होता है, जो संरक्षण होता है, वो इस देश में वो श्रृंखला, वो सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस दौर में दोस्तों आज जिस प्रकार की घटना सामने आई है, जिस प्रकार से विकास दुबे को मार गिराया गया है, उस कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर कर दिया गया है, कानपुर वाला अपने आप को तथाकथित तौर पर कह रहा था, उसको आज मार दिया गया है। उस दौर में दोस्तों आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कही गई ये बात बड़ी प्रासंगिक बैठती है। जरा वो आप ये स्टेटमेंट सुनिए जरा। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। बंदूक के दम पर, मार के दम पर, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझिए। दरअसल जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है उससे निश्चित रूप से आपके भीतर भी कुछ सवाल उत्पन्न हुए होंगे, मेरे भीतर भी कुछ सवाल है और अपना ओपिनियन रखने से पहले मैं सबसे पहले आपको वो तमाम तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जिस प्रकार से आज सुबह ये घटनाक्रम हुआ। दरअसल दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा और केवल 8 दिन पहले ही जब 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को ये हिस्ट्री शीटर विकास दुबे बिकरू गांव जो कि कानपुर में स्थित है, वहां पर जब इसके पास सूचना पहुंचती है कि इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम आ रही है, तो उसके बाद ये अपने गुर्गों को फोन करता है और उसके बाद इसके जो गुर्गे हैं 25 से 30 गुर्गे आते हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियारों से वो लैस होते हैं, असलहा, गोला बारूद सब होता है उनके पास। और उसके बाद रात को जैसे ही पुलिस कर्मियों की टीम उसके पास उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है, उसके बाद छतों में तैनात पहले से ही इसके गुर्गे उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये दुर्दांत हत्यारा उसी के बाद से पूरे देश में लाइमलाइट में आया। अब पूरे देश की नजर इस पर थी कि कब इसे गिरफ्तार किया जाएगा और इसे कानून के हवाले किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल जब उज्जैन के महाकाल मंदिर से इसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कल ही रात को लगभग 9 से 9:30 के बीच एक बड़ा काफिला निकलता है यूपी एसटीएफ का, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम का एक काफिला, एक पूरा का पूरा एक कॉन्वॉय निकलता है। और उसके बाद जब वो सुबह आज लगभग 6, सवा 6 के आसपास कानपुर की सीमा, जो कानपुर को कनेक्टिंग रोड जाती है टोल प्लाजा के बाद, वहां पर जो आप जानते हैं कि हाईवे, आप समझिए, कल्पना कीजिए कि हाईवे, और आप जानते हैं कि देश में हाईवे के आसपास एक ऐसा क्षेत्र जरूर आता है जहां पर कोई बस्ती नहीं होती, कोई व्यक्ति वहां पर नहीं होता है। ऐसे में उस इलाके में इसका एनकाउंटर किया जाता है।
अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दरअसल जब सुबह 6:15 के आसपास जब ये गाड़ी, जब इनका पूरा कॉन्वॉय पहुंचता है कानपुर की सीमा के पास, कानपुर के अंदर ही पहुंचता है आप ऐसे मान के चलिए, लेकिन कानपुर जिले के भीतर पहुंचता है, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एक गाड़ी जो है इनमें से, जो ये पूरा का पूरा काफिला था, उसमें एक जो जीप थी वो पलट जाती है और उस जीप में एक ड्राइवर समेत 3 पुलिसकर्मी और विकास दुबे भी उसी जीप में सवार होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि दरअसल बारिश हो रही है। आप ये पूरा इमेजिन करते रहिए, कल्पना करते रहिए, आप सोचते रहिए, बारिश हो रही है, उसके बाद ये गाड़ी स्किड करती है और पलट जाती है, और उसके बाद जब आगे चल रही गाड़ियां ये नोटिस करती हैं कि पीछे एक गाड़ी पलट गई है, उसके बाद जब वो निकलते हैं बाहर, जब ये पलटी हुई गाड़ी में से भी जब पुलिसकर्मी बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जब निकलने वाले होते हैं, तो इतनी ही देर में जो विकास दुबे यहीं पर गिरफ्तार है, इस गाड़ी में ही है, वो एक सिपाही की जो गन है, जो हथियार है, उसको छीनकर भागने का प्रयास करता है। इसके बाद जब वो भागने का प्रयास करता है तो उसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ उसकी मुठभेड़ होती है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, जिनमें से 2 ऐसे घायल होते हैं जब वो गाड़ी पलटी तो उसके कारण वो घायल हुए, और 2 तब घायल होते हैं क्योंकि उनको बुलेट लगती है, क्योंकि सामने से विकास दुबे ने जो हथियार चुराया था, जिसको लेकर वो भाग रहा था, उससे उसने फायरिंग करी है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि 10 मिनट के भीतर ही, लगभग 6:30 से 6:45 के बीच ही विकास दुबे को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। उसको उसके सीने पर और कमर पर गोली मारी जाती है, 2 गोलियां मारी जाती हैं उसको, और उसके बाद वो गंभीर अवस्था में जब वो घायल हो जाता है तो उसको कानपुर के हेलेट अस्पताल लेके आया जाता है। 7:10 के आसपास इसको भर्ती कराया जाता है इस हेलेट अस्पताल में, और उसके बाद 8 बजने से महज 5 मिनट पहले यानी 7:55 पर इसे मृत घोषित कर दिया जाता है वहां के अस्पताल, जो अस्पताल है वहां के डॉक्टर्स द्वारा। अब दोस्तों आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। दरअसल जब वो 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को इन पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर देता है, उसके बाद ये 2 दिन तक उसी बिकरू गांव में रहता है और पुलिस और एसटीएफ की टीम तक इसे तलाश नहीं कर पाती है, वहीं पर ये रहता है, सोचिए 2 दिनों तक। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये 7 जुलाई को एक सीसीटीवी फुटेज आती है जिसमें देखा जाता है कि ये हरियाणा के फरीदाबाद में ये आया होता है, यानी इसको स्पॉट किया जाता है सीसीटीवी फुटेज के द्वारा। और उसके बाद 9 जुलाई को अचानक से इसको मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर आज सुबह यानी 10 जुलाई को इसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। और पुलिस ये बयान देती है, कानपुर पुलिस ने आधिकारिक बयान दिया है कि उन्होंने आत्मरक्षा में, अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि ये अपराधी उन्हीं के हथियारों से उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था, इसलिए उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि दरअसल जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी है कि इस व्यक्ति ने पुलिस वालों पर फायरिंग करी जब पुलिस की गाड़ी पलटी थी। चूंकि दोस्तों वहां पर बरसात हो रही थी और सुबह का टाइम था, ये सुबह सुबह ही बरसात हो रही थी और फिसलन के कारण, कीचड़ के कारण वो जो गाड़ी है वो पलट जाती है। तो ऐसा बयान सामने आया है कानपुर पुलिस का और कानपुर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का, जिसमें एसएसपी समेत तमाम बड़े शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। अब दोस्तों मैं आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों जिस नाटकीय तरीके से कल इसकी गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से इसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला और मैं इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, तो जिस प्रकार से कल वो चूहे की तरह बर्ताव कर रहा था, अचानक से यकायक आज वो शेर कैसे बन गया। ऐसे में दोस्तों संभावनाएं हैं कि हो सकता है उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, क्योंकि अपराधी जब गिरफ्त में आता है पुलिस के तो उसकी मानसिकता किस प्रकार की होती है हम ये इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हो सकता है उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया, हो सकता है उसका मन किया हो सकता है उसने सोचा हो कि वो किसी प्रकार से भाग जाए, लेकिन इस प्रकार की असफल कोशिश करने के बाद जिस प्रकार से उसका एनकाउंटर किया गया वो निश्चित रूप से जांच के दायरे में आना चाहिए। दरअसल दोस्तों आसपास में जितने भी जो उस टाइम मौका वारदात पर कुछ लोग थे, उन लोगों ने भी एक चीज बताई दोस्तों कि दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी, हाईवे के दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी और गोलियों की आवाज उन तक सुनाई दे रही थी। और उसके बाद उन लोगों में जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे उनके भीतर एक खुशी की लहर भी थी। और ये निश्चित रूप से स्वाभाविक भी होता है दोस्तों, क्योंकि इस देश में कानून द्वारा न्याय प्राप्त करना बड़ा ही पेचीदा कार्य है, बहुत समय लग जाता है और कई कई बार मृत्यु भी हो जाती है, तब तक भी इंसाफ नहीं मिलता है।
लेकिन ऐसे में दोस्तों आपको याद होगा कि हैदराबाद में पिछले ही वर्ष जब एक डॉक्टर का बलात्कार किया गया था, उसके बाद जब उसके आरोपियों को, जो कुकृत्य उन्होंने किया था, उसके बाद जब उसके आरोपियों को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था, उसके बाद भी जनता ने खुशी मनाई थी। निश्चित रूप से दोस्तों आम जनता के भीतर ये विश्वास पुनः जीवित हुआ होगा कि पुलिस मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाती है। आरोपियों का जो सही तरीके से जो जस्टिस होता है वो पुलिस ही करती है, न्यायालय पर उनका भरोसा नहीं है। लेकिन अगर कानून की दृष्टि से देखें, अगर लोकतंत्र के लिहाज से देखें, तो ये शायद नैतिक नहीं था। हो सकता था दोस्तों कि अगर ये विकास दुबे जीवित रहता, जांच, कम से कम जांच पूरी होने तक अगर ये जीवित रहता, तो ये कई सारे ऐसे भेद खोलता, कई सारे ऐसे राज खोलता जिसके सहायता से पुलिस और तमाम सरकार भी शायद उन लोगों को चिन्हित कर पाती जिनका इससे संरक्षण प्राप्त था। जांच के दौरान दोस्तों जब कल, और गाड़ी में भी ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये गाड़ियों में आ रहा था, तो उसके बाद वहां पर एसटीएफ की टीम्स ने इसके साथ जो एसटीएफ के जो कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने इससे पूछताछ करी, जो अधिकारी थे। इसी के साथ साथ कल भी मध्य प्रदेश पुलिस ने भी जो इससे पूछताछ करी, उसके दौरान भी कई ऐसे खुलासे किए गए जिसके बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मसलन एक मैं आपको खुलासा बताना चाहूंगा जो इसने किया, वो इसने ये किया कि ये जब इसने हत्या करी, उसके बाद ये पुलिस कर्मियों के शवों को जलाना चाहता था, सारे साक्ष्यों को मिटाना चाहता था, सभी सबूतों को मिटा देना चाहता था। लेकिन जब पुलिस कर्मियों की टीम, अन्य पुलिस कर्मियों की टीम जब पहुंचती है, तो उसके बाद ये वो कार्य नहीं कर पाता है। सोचिए किस प्रकार की मानसिकता थी इसकी, कितना घटिया तरीके से और कितना बेरहमी के साथ, कितनी जघन्यता के साथ ये उनके साथ उनके शवों को क्षत विक्षत किया इसने। तो निश्चित रूप से इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है मेरी, लेकिन अगर ये थोड़ा सा जीवित रहता कुछ दिनों और, तो उसके बाद शायद जो वो नेक्सस है, पूर्ण रूप से जो बड़ा सा नेक्सस है, उस तक भी शायद पुलिस पहुंच पाती। ऐसे में दोस्तों एक सवाल मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, जो कि निश्चित रूप से आपके मन में भी आ रहा होगा, वो ये दोस्तों कि इतने दिनों तक ये फरार रहा, लगभग 1000 किलोमीटर का इसने सफर तय किया, और तब जब तमाम राज्यों की पुलिस अलर्ट पर थी, फिर भी ये किस प्रकार से और किसके संरक्षण के द्वारा ये इतना बड़ा सफर तय करता है। इसके अलावा दोस्तों कई टोल प्लाजों से भी ये गुजर कर निकलता है, वहां पर भी इसको नहीं पहचाना जाता है। सोचिए, जबकि टोल प्लाजे, जितने भी टोल प्लाजे उस क्षेत्र में पड़ते हैं, जिन क्षेत्रों पर अलर्ट जारी किया गया था, वहां पर पुलिस तैनात थी, फिर भी पता नहीं कैसे ये नहीं पकड़ा गया। उसके बाद दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि आज सुबह जब मीडिया कर्मियों की जब गाड़ियां इसका फॉलो कर रही थी, इनके कॉन्वॉय को, इस काफिले को फॉलो कर रही थी, उसके बाद एनकाउंटर से कुछ ही समय पहले उनकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप नहीं आएंगे इसके आगे, और उसी के बाद कुछ ही समय के बाद, कुछ ही पलों में इसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, मुठभेड़ में ये मारा जाता है। निश्चित रूप से दोस्तों आम जनता का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, क्योंकि वो उस लिहाज से देखते हैं कि हाँ एक अपराधी का अंत हुआ है। लेकिन आज एक विश्लेषक के तौर पर, एक विश्लेषण करते हुए इस घटना का मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, कि भले ही इस क्रिमिनल का अंत हुआ, भले ही अपराधी का अंत हुआ, लेकिन अभी भी जुर्म, अपराध अभी भी जीवित है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में विकास दुबे सरीखे और लोग इस भारत देश में नहीं पनपेंगे। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इस बात की भी गारंटी नहीं है दोस्तों कि आने वाले समय में जिन लोगों का राजनीतिक तौर पर इनको संरक्षण प्राप्त होता है, या फिर वो भेदिए जो पुलिस महकमे के भीतर ही होते हैं, क्या वो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कम से कम अगर ये जीवित रहता तो उस नेक्सस को चिन्हित करने में, उस नेक्सस की पहचान करने में थोड़ी बहुत सहायता जरूर मिलती। हालांकि दोस्तों हमेशा की तरह ही जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये शायद गाड़ी नहीं पलटी है, बल्कि सरकार और पुलिस ही पलटी है। अगर वो राज खोल देता तो शायद सरकार और पुलिस को ही पलटना पड़ जाता अपने बयान से। इसके अलावा दोस्तों मायावती, जो कि बीएसपी सुप्रीमो है, उन्होंने भी ये बात कही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी ने भी इस बात को ट्वीट करते हुए कहा है कि अपराधी का तो अंत हो गया है, लेकिन अपराध का अंत नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये सवालों के घेरे में आना चाहिए, लेकिन हम आम जनता नहीं उठाएगी इस पे सवाल। इस पर सवाल या इसकी जो निष्पक्ष जांच है वो एक सीबीआई टीम ही करे तो बेहतर है, क्योंकि एनकाउंटर जब भी होता है वो हमेशा प्रश्नों के घेरे में आता है। लेकिन मूल रूप से दोस्तों इस दुर्दांत, इस कुकर्मी का जिस प्रकार से अंत हुआ,
5 लाख रुपए का इस पर इनाम घोषित हुआ था। 60 से अधिक इस पर मुकदमे दर्ज थे। 1990 में ये अपराध की जगत में आता है, सक्रिय होता है, और उसके बाद 2000 का दशक होता है, उसके दौरान ये पूरा ग्रो करता है। और वो कौन लोग थे दोस्तों जो इसको ग्रो करने में सहायता करते हैं, वो अभी तक शायद सामने ना आ पाए, और शायद हो सकता है भविष्य में भी सामने आए ना आए, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कम से कम इस आरोपी का जिस प्रकार से अंत हुआ, उससे कुछ लोगों को जरूर इस बात का संकेत मिलेगा कि अगर आप जुर्म की दुनिया में प्रवेश करेंगे और अगर आप अपना दबदबा रखते हैं तो एक ना एक दिन आपका अंजाम भी ऐसा ही होगा। तो मैं पुनः दोस्तों एक बार पुलिस की टीम को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि वो बधाई के पात्र तो हैं कि उन्होंने इस क्रिमिनल को मार दिया है। लेकिन हाँ, अगर वो कानून के दायरे में होता शायद, तो फिर बात कुछ और ही होती। लेकिन चूंकि ये जुडिशियल कस्टडी नहीं थी, इसीलिए इसको शायद न्यायालय के सामने जवाब ना देना पड़े। लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ दोस्तों। लेकिन हाँ, एक जांच अगर हो जाए, ताकि मैं ये सवाल नहीं उठा रहा हूं दोस्तों, पहली बार सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हमें क्रिटिकली एनालाइज करने की आवश्यकता है। और बीइंग एक मीडिया का एक छात्र होने के लिहाज से, एक पत्रकारिता का स्टूडेंट होने के लिहाज से, उसको प्रैक्टिस करने के लिहाज से हमें क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए हर सिचुएशन को। इसीलिए मैंने ये बात रखी है। आपको दोस्तों ये मेरा व्यू पॉइंट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। अपने कॉमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, अपने सुझाव जरूर डालिएगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएंगी विकास दुबे के एनकाउंटर से रिलेटेड, मैं आपको तमाम उन जानकारियों से सूचित रखूंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना वायरस से लगातार बचकर रहिए, उन एहतियातों का पालन कर, उन नियमों का पालन कर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।